गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग यहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 को ध्यान में रखते हुए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। यहां पर आपको यूपीएससी से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज आपका इसी क्रम में टेस्ट 1 है। यहां पर हम भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, एक भारतीय नागरिक ने वर्ष 2018 में अपनी नागरिकता के परित्याग की घोषणा की। तब उसका पुत्र 10 वर्ष का था। तत्पश्चात उसके परित्याग की घोषणा को सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया। वर्तमान में उसके पुत्र को निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार प्राप्त होंगे? निजता का अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का है अपनी भारतीय नागरिकता के परित्याग की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के पंजीकरण के उपरांत वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारतीय नागरिक नहीं रहता है। यद्यपि ऐसे बच्चे जो हैं 18 वर्ष की आयु होने के उपरांत, यानी 18 साल की आयु होने के उपरांत पुनः भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करके पुनः भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी वर्तमान में आपका जो साल चल रहा है सन 2022 चल रहा है और इस बच्चे की उम्र अभी क्या होगी? यानी 2018 में 10 साल का था तो अभी 14 साल के करीब होगा ये बच्चा। तो ये 18 साल का होने के उपरांत पुनः भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। आवेदन करके पुनः भारतीय नागरिकता ये प्राप्त कर सकता है। अब बात कर लेते हैं हमारे मौलिक अधिकारों की। तो हमारे भारतीय सिविलियन के लिए, नागरिकों के लिए अनुच्छेद 14 से लेकर यानी आर्टिकल 14 से लेकर 32 के बीच में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब इनमें से कुछ मौलिक अधिकार जो हैं फॉरेनर्स को भी मिले हुए हैं, विदेशियों को भी मिले हुए हैं। अब चूंकि ये बच्चा भारतीय नहीं है, इसके पिता ने सन 2018 में अपनी नागरिकता परित्याग कर दिया है, तो ये बच्चा भी भारतीय नागरिक नहीं रह गया है। तो ये बच्चा विदेशी की कैटेगरी में आएगा। यानी इसको अब वही मौलिक अधिकार मिलेंगे जो भारतीय संविधान में विदेशियों को दिए गए हैं। तो हमारे में अभी मैंने बताया था आर्टिकल 14 से लेकर 32 के बीच के जो मौलिक अधिकार हैं ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। लेकिन इनमें से कुछ मौलिक अधिकार ऐसे भी हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी मिले हुए हैं। अब कौन कौन से अधिकार हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों को मिले हुए हैं, उनको देख लेते हैं। आर्टिकल 14 यानी कि विधि के समक्ष समानता। इसके अलावा अनुच्छेद 20 यानी कि अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। और इसी में ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निजता के अधिकार को भी शामिल कर लिया गया है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है वो सही हो जाएगा। अगला है यहां पर अनुच्छेद 22, आप जानते ही होंगे। इसमें दिया गया कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये अनुच्छेद 22 ने मिला हुआ है। इसके अलावा अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। अब देखिए एक एक के बारे में यहां पर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सबके बारे में पढ़ चुके हैं। तो ये सारे अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 28 के बीच के ये सारे अधिकार यानी 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक के जो अधिकार हैं ये भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी मिले हुए हैं। अब इनमें से कौन कौन से बच गए हैं जो कि केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, वो भी मैं बता दे रहा हूं। 15, 16, 17, 18, 19। अब देखिए 19 वाला जो अधिकार है हमारा, आप लोग जानते होंगे 19 वाला जो अधिकार है ये इसमें बुनियादी स्वतंत्रताओं का अधिकार है, यानी जिसमें वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार भी शामिल है। तो ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण वाला जो अधिकार है आपका, ये अधिकार जो आ जाता है अनुच्छेद 22 के तहत आ जाता है। और अभी मैंने बताया था अनुच्छेद 22 भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। यहां पर आपका केवल 1 और 2 विकल्प सही है, तो आपका सही आंसर होगा पहले का सी वाला, यानी केवल 1 और 2। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित उद्देश्यों पर विचार कीजिए। राजनीतिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता, परिस्थितिकी समानता, राष्ट्र की एकता और अखंडता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उपयुक्त में से कौन से उद्देश्य वर्णित किए गए हैं? अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारी भारतीय जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें कौन कौन से उद्देश्य निहित हैं। तो चलिए प्रस्तावना को देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी यहां पर 3 प्रकार के न्याय की बात हो रही है। तो आपके ऑप्शन में कौन कौन सा न्याय है वो भी देख लेते हैं। हमारे यहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक में से राजनीतिक न्याय यहां पर दिया हुआ है। यानी न्याय में
आपका राजनीतिक न्याय यहाँ पर है आपकी प्रस्तावना में। इसके अलावा स्वतंत्रता की बात कर लेते हैं, कौन कौन स्वतंत्रता में मिली हुई है। विचार की है, अव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की है और उपासना की, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता का जिक्र इसमें नहीं है, तो आपका सेकंड वाला विकल्प जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता हमारी प्रस्तावना में शामिल नहीं है। परिस्थिति की समानता, यानी कि यहाँ पर अब लिखा हुआ है कि स्टेटस है उसकी समानता, तो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा का मतलब वही है कि गरिमापूर्ण तरीके से अपना जीवन यापन कर सके, तो गरिमापूर्ण तरीके से कोई व्यक्ति अपना जीवन यापन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपनी स्टेटस भी कायम कर पाएगा, अपना एक समाज की परिस्थिति भी बना पाएगा। तो यहां पर आपका तीसरा वाला विकल्प है वो भी सही हो जाएगा इससे। इसके अलावा राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात कर लेते हैं, तो देखिए यहां पर लिखा है आगे कि प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, तो देखिए उस हिसाब से आपकी चौथा वाला भी यहां पे सही हो जाएगा। यहां पर 1, 3 और 4 आपका जो कथन है ये आपका सही है, तो आपका सही आंसर है सेकंड का ए वाला, केवल 1, 3 और 4। देखिए आपको संविधान की जो प्रियम्बल है या प्रस्तावना है ये रटी होनी चाहिए, अगर आपने इसको तैयार नहीं किया है तो आप यहाँ पे मात खा जाएंगे। हर साल मैं ये बता रहा हूँ, हर साल आपके पीसीएस एग्जाम में और कई बार आपके यूपीएससी एग्जाम में प्रस्तावना से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको ये याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, इसको प्रवृत्त बनाए रखने की कोई अधिकतम अवधि तय निर्धारित नहीं की गई है। जब इसकी उद्घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित शक्तियों में से कोई भी शक्ति अपने हाथ में ले सकता है। हमारा संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का उपबंध करता है। राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर भीतर इसका संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन हो जाना चाहिए। मान लीजिए यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो जाए और लोकसभा विघटित होने के समय हो रही है यह घोषणा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, या फिर ऐसा हो जाता है कि लोकसभा 2 माह की अवधि के भीतर उद्घोषणा को मंजूरी दिए बिना विघटित हो जाती है, तो घोषणा पत्र जो है लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिनों तक बना रहता है। शर्त यह रहती है कि अगर राज्यसभा इसे निश्चित समय से स्वीकृति दे देती है तो ऐसा हो जाता है, अगर राज्यसभा इसको स्वीकृति नहीं देती है तो फिर ऐसा नहीं होता है। यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसे स्वीकृति मिल जाती है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक जारी रह सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन 6 माह तक जारी रहता है और संसद की मंजूरी के साथ प्रत्येक 6 माह में इसे अधिकतम 3 साल के लिए हम बढ़ा सकते हैं। यानी संसद से दोनों सदनों से मंजूरी चाहिए और ऐसे करके अधिकतम इसको हम 3 साल तक खींच सकते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है इसको प्रबंध बनाए रखने की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई, अधिकतम की गई है। अगला है, जब इसकी उद्घोषणा की जाती है तो राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित शक्तियों में से कोई भी शक्ति अपने हाथ में ले लेता है। यह बिल्कुल सही है। उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल या राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या फिर उसकी जो सारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। तो यहां पर सही आंसर है आपका तीसरे का भी, केवल सेकंड। चौथा प्रश्न है अब आपका, संविधान की दूसरी अनुसूची में उपबंधित प्रशासनिक प्रावधान संबंधित हैं, यानी आपकी संविधान की जो दूसरी सूची है उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं वो किस किस से संबंधित हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से, संसद के सदस्यों से, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों से। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची जो है इसमें परलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आदि से संबंधित प्रावधान है। इसमें आपके भारत के राष्ट्रपति, भारत राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों की विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, इसके अलावा इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी शामिल हैं। तो यहां पर आपका पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा वाला गलत है और चौथा वाला भी गलत है। यानी संसद के सदस्यों से संबंधित और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों से संबंधित प्रावधान इसमें नहीं रखे गए हैं। तो यहां पर आपका केवल 1 और 2 कथन सही है, तो आंसर है आपका केवल ए, यानी 1 और 2। पांचवा प्रश्न है अब आपका, स्वतंत्रता के उपरांत संविधान के भाग 4 के तहत विभिन्न
निदेशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए राज्य द्वारा अनेक विधियां निर्मित की गई हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है। पहला है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 अनुच्छेद 50 को प्रभावी बनाते हैं। अगला है खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अनुच्छेद 43 को प्रभावी बनाता है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 40 को प्रभावी बनाता है। देखिए, पहला वाला कथन आपका सही नहीं है। आपके डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जिन्हें हम कहते हैं, यानी जिनको नीति निर्देशक तत्वों के नाम से भी जानते हैं, तो ये वो तत्व हैं जिनका दायित्व राज्य के ऊपर है, लेकिन ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। यानी इनके हनन होने पर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण में नहीं जा सकता है। तो इसमें आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 48A, तो 48A पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान करता है, जबकि केवल जो आर्टिकल 48 है तो इसमें कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास और या फिर आपकी जो दुधारू नस्लें हैं उनका सुधार करना है, उनको कटने से या उनका जो वध करने से उनको रोकना है। तो ये सारे प्रावधान 48 में आते हैं। 48A में जो है आपके पर्यावरण और इसके संरक्षण और संवर्धन से संबंधित प्रावधान है, ना कि अनुच्छेद 50 में। तो यहां पर आपका पहला वाला जो विकल्प है ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो विकल्प है ये आपका सही है। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अनुच्छेद 43 को प्रभावी बनाता है, यानी कि अनुच्छेद 43 राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास का प्रावधान करता है। इसलिए अनुच्छेद 43 को प्रभावी करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, लघु उद्योग बोर्ड आदि की स्थापना की गई है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही है। तीसरा वाला कथन है यहां पर कि 73वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 40 को प्रभावी बनाता है। अनुच्छेद 40 जो है राज्यों के द्वारा ग्राम पंचायतों को संगठित करने, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने हेतु आवश्यक उपबंध का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 40 को प्रभावी करने के लिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन सही है। यहां पर आपका केवल 2 और 3 कथन सही है, तो आंसर है 5वें का सी, केवल 2 और 3। छठवां प्रश्न है आपका, सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है मंत्रीगण प्रक्रिया की गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला है मंत्रीगण विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। अगला है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता या प्रधान होता है। मंत्री अपना पद ग्रहण करने से पहले इनको गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है और गोपनीयता की शपथ जो है राष्ट्रपति इन्हें दिलाते हैं। तो ये अपनी कार्यवाहियां, नीतियों और निर्णयों के संबंध में किसी भी चीज को लीक नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। मंत्रीगण विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, इनके पास दोहरी सदस्यता होती है। मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति पहले मंत्री बना दिया जाता है तो उसको यह करना होता है कि 6 महीने के भीतर भीतर संसद के दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होती है, तभी वो मंत्री पद पर रह पाएगा। अगर वो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक भी सदन की सदस्यता नहीं ले पाता है तो उसका मंत्री पद चला जाता है। तो यानी कि सेकंड वाला आपका विकल्प ये भी सही है कि मंत्रीगण विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता या प्रधान होता है। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है और ये सरकार का भी प्रधान होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का, संसद का और सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है। तो आंसर है आपका डी, यानी 1, 2 और 3। 7वां प्रश्न है आपका, मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अगला है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश को संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। देखिए, आपका पहला वाला कथन यहां पर गलत है। आपके संविधान के अनुच्छेद 358 और 359 में मूल अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन है। अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 359
अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। हालांकि इसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ दिया गया है, यानी 20 और 21 इसमें शामिल नहीं है, ध्यान देना। अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आर्टिकल 19 को हम निलंबित नहीं कर सकते हैं। यानी मान लीजिए देश में ये कहा जाए कि देश में आंतरिक गड़बड़ी हो रही है, सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, कहीं पर हंगामा हो रहा है, तो इस आधार पर 19 को निलंबित नहीं कर सकते हैं। ये प्रावधान यानी कि अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित तभी होता है जब आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण से हो। प्रारंभ में ये प्रावधान जो था संविधान में नहीं था, और ये प्रावधान संविधान में न होने की वजह से ही आपकी इमरजेंसी लगाई गई थी, और इमरजेंसी के बाद में संविधान में संशोधन किया गया, 44वां संविधान संशोधन किया गया है, और उसके द्वारा ये बात रखी गई है कि ये 19 वाला जो अधिकार है, यानी आर्टिकल 19 में जो आपका मौलिक अधिकार दिया गया है, ये तभी निलंबित होगा जब आपातकाल की उद्घोषणा युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाए। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई है तो ये निलंबित नहीं होगा। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत है, क्योंकि ये इसमें आपके संविधान में 44वें संविधान संशोधन से चेंजेस हो चुके हैं। सेकंड वाला कथन है यहां पर कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश को संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। देखिए, ये निलंबन आपातकाल की जो अवधि है या फिर आदेश में वर्णित अल्पावधि के लिए लागू होता है, और निलंबन का आदेश भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर या फिर उसके किसी एक भाग विशेष पर लागू किया जा सकता है। यहां पर राष्ट्रपति के आदेश को मंजूरी के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। अगर दोनों सदन इसका अनुमोदन कर देते हैं तो ऐसा जारी होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। यहां पर आपका केवल पहला वाला गलत है, तो आपका सही आंसर है 7वें का बी, केवल सेकंड। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? BN राव, BR अम्बेडकर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी। प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे। इनमें आपके अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी आयंगर, VR अम्बेडकर, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र, DP खेतान, ये 7 लोग थे। BN राव जो थे आपके संविधान के सलाहकार से, संवैधानिक सलाहकार थे, और ये संविधान प्रारूप की समीक्षा किया करते थे। तो यहां पर BN राव इसमें शामिल नहीं थे प्रारूप समिति में, बल्कि ये संवैधानिक सलाहकार थे। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 8 का ए वाला। 9वां प्रश्न है आपका, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, यह एक संप्रभुता संपन्न निकाय थी जो अपनी खुशी से कोई भी संविधान तैयार कर सकती थी। अगला है, यह लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। अगला है, यह भारत की प्रथम संसद बन गई। संविधान सभा को एक संप्रभुता संपन्न निकाय बनाया गया था जो अपनी खुशी से कोई भी संविधान तैयार कर सकती थी। सभा को भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द या फिर उसको परिवर्तित करने के लिए अधिकृत किया गया था। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाले कथन में है कि यह लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। देखिए, यह भारत के लोगों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। हालांकि इसमें संविधान सभा में भारतीय समाज के सभी वर्गों से प्रतिनिधि शामिल थे। यानी आप ये देखेंगे इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति, जनजाति सहित सभी वर्गों के लोग और महिलाएं भी शामिल थीं। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी सही हो जाएगा कि यानी कि ये लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थी। यह भारत की प्रथम संसद बन गई। अब देखिए, ये एक विधायी निकाय के रूप में कार्य कर रही थी। इसे 2 पृथक कार्य सौंपे गए थे। पहला काम क्या था? पहला काम यह था स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना है, और दूसरा काम इसे सौंपा गया था देश के लिए साधारण कानूनों का निर्माण करना है। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बन गई। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन भी सही है। यहां पर आपके तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर है आपका 9 का डी, यानी 1, 2 और 3। 10वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत प्रदान किए गए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 25 और 28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, ये केवल धार्मिक विश्वासों को आच्छादित करते हैं किंतु धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों को आच्छादित नहीं करते हैं। अगला है, राज्य द्वारा प्रशासित किसी भी शैक्षिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
देखिए अनुच्छेद जो 25 है आपका, आर्टिकल 25 है, इसमें ये बात कही गई है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रसार करने की स्वतंत्रता का समान अधिकार प्रदान ये किया गया है इसके तहत। तो यहाँ पर जो प्रावधान है अनुच्छेद 25 में, ये न केवल धार्मिक विश्वासों को बल्कि धार्मिक आचरण जिसमें आपके अनुष्ठान भी आ जाते हैं, इनको भी समाहित करता है। तो उस हिसाब से आपका पहला वाला जो विकल्प है ये गलत हो जाएगा। यानी यहाँ पर कहा गया है कि ये केवल धार्मिक विश्वासों को आच्छादित करते हैं लेकिन धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों को नहीं। यानी कि ये धार्मिक आचरण में अनुष्ठान भी शामिल हैं और प्रथाएं भी शामिल हैं, तो ये उनको भी शामिल करते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला है कि राज्य द्वारा प्रशासित किसी भी शैक्षिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आर्टिकल 28 में ये बात लिखी गई है। अब देखिए 28 में कई बार हम लोग इतनी बात पढ़कर एग्जाम में आंसर दे देते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर लगा देते हैं, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। अनुच्छेद 28 में ये बात साफ साफ लिखी गई है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हालांकि ऐसी कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, किंतु जो किसी ऐसे न्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, तो ऐसी जगह पर यह बात लागू नहीं होगी। तो जरूरी नहीं है कि राज्य द्वारा प्रशासित हर संस्थान पर यह बात लागू हो। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन भी इस हिसाब से गलत हो जाएगा। तो आंसर है आपका डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। 11वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य रूप से एक संघीय राज्य व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका, कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता। देखिए यहां पर शब्द अनिवार्य लगा हुआ है। अनिवार्य का मतलब होता है कि मस्ट, कि ये विशेषता तो 100% होगी ही होगी। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी संघीय व्यवस्था में, संघीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि अनिवार्य रूप से होती ही होती है, जरूरी नहीं है कि वो ना हो। तो अनिवार्य में आपकी अगर हम बात करें तो अनिवार्य में आपकी स्वतंत्र न्यायपालिका हो जाएगी, कठोर या लचीला संविधान हो सकता है अनिवार्य के रूप में, और संविधान की सर्वोच्चता हो सकती है। दोहरी नागरिकता अनिवार्य रूप से संघीय राज्य व्यवस्था की विशेषता नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि भारत भी एक संघीय राज्य व्यवस्था वाला देश है और भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान अपनाया गया है। तो जरूरी नहीं है कि अनिवार्य रूप से हम दोहरी नागरिकता को अपना ही अपनाएं। हालांकि भारत का संविधान का स्वरूप जो है लचीला है, लेकिन अन्य संघीय देशों की अगर राज्य व्यवस्था की बात करें तो वहां पर संविधान का स्वरूप कठोर देखने को मिलता है। तो कठोर या लचीला संविधान हो सकता है। भारत का संविधान भी कुछ यहाँ पर ऐसे उपबंध हैं इसमें जो कि कठोर हैं, जबकि कुछ भाग में ऐसे उपबंध हैं जो कि लचीले हैं। यानी भारत के संविधान में भी आपको दोनों प्रकृति देखने को मिलेंगी, कठोर भी है और लचीला भी है। लेकिन यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तो दोहरी नागरिकता किसी संघीय राज्य व्यवस्था की अनिवार्य विशेषता नहीं है। तो आपका सही आंसर है 11 का ए वाला। 12वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहां पर आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ प्रक्रिया है, दूसरी तरफ विवरण या उद्देश्य दिया गया है। पहल यानी इनिशिएटिव, मतदाताओं के प्रत्यक्ष मतों द्वारा प्रस्तावित कानूनों का निर्णय करना। प्रत्याशी को वापस बुलाना यानी रिकॉल, महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्न पर प्रत्यक्ष मत के माध्यम से मतदाताओं की राय लेना। लोकमत, किसी प्रतिनिधि या अधिकारी को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले हटाना। पहल की बात करें यानी इनिशिएटिव एक तरीका है जिसके माध्यम से जनता विधायिका को किसी विधेयक को लागू करने के लिए प्रस्तावित कर सकती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। पहल मतदाताओं के प्रत्यक्ष मतों द्वारा प्रस्तावित कानूनों का निर्णय करना। प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल यानी ये एक उपाय है, इसके माध्यम से मतदाता एक जनप्रतिनिधि अथवा किसी अधिकारी को कर्तव्यों का पालन करने में विफल होने पर उसके कार्यकाल से पहले ही हटा सकते हैं। तो सेकंड वाला जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वाले की जो विशेषता है वो थर्ड वाले में लिखी हुई है। लोकमत का मतलब क्या है? सार्वजनिक महत्व के किसी भी मुद्दे पर लोगों की राय प्राप्त करने की एक विधि है और किसी महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्न के संबंध में यह किसी राज्य के योग्य मतदाताओं का प्रत्यक्ष मत है। तो यहां पर लोकमत का मतलब क्या हो गया? प्रत्यक्ष मत के माध्यम से मतदाताओं की राय लेना। यहां पर आपका सेकंड और थर्ड जो युग्म है ये आपका गलत है। यहां पर आपका केवल पहला वाला युग्म सही है। तो आंसर है आपका 12 का ए, केवल एक। 13वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान मौलिक कर्तव्य हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं का आदर करना। अगला है नदियों और वन्यजीवों की रक्षा और संवर्धन करना। अगला है एक समान न्याय और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। भारत के सभी लोगों में
समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में इसके भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रखा गया। वर्तमान में ये आपके आर्टिकल 51A के तहत ये वर्णित हैं। संविधान में शुरुआत में ये 10 थे। इस शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में इनमें एक मौलिक कर्तव्य और जुड़ गया और ऐसे करके वर्तमान में ये 11 हैं। तो इनमें भारतीय संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थाओं जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर करना, ये शामिल है। इसके अलावा अगला वाला है नदियों और वन्य जीवों की रक्षा और संवर्धन करना, यानी इसमें प्राकृतिक पर्यावरण जैसे झील, वन्य जीवों, नदियों, वनों आदि की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना, ये भी शामिल है। तीसरा वाला जो है ये डीपीएसपी से संबंधित है, यानी नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो तीसरा वाला जो है गलत हो जाएगा। यहां पर एक समान न्याय और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। एक समान न्याय के लिए अनुच्छेद 39A आता है, यानी इसके लिए आर्टिकल 39A आता है, और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल 38 वर्णित है। यानी अनुच्छेद 39A और अनुच्छेद 38 के अंतर्गत ये दोनों चीजें शामिल हैं और यह संविधान के भाग 4 में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ये भाग है। तो यहां पर तीसरा वाला गलत हो जाएगा, यानी ये मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं है। इसके अलावा चौथा वाला भी सही है। यहां पर बोला गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। तो ये आपका चौथा वाला भी मौलिक कर्तव्य है। यहां पर आपका केवल तीसरा वाला नहीं है, तो यहां पर आपका सही आंसर होगा केवल 1, 2 और 4, यानी आंसर है आपका 13 का डी। 14वां प्रश्न है आपका, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व डीपीएसपीस के निम्नलिखित किन दो निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है? ए अनुच्छेद 38 एवं अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 50 एवं अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 44 एवं अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 39B एवं अनुच्छेद 39C। अनुच्छेद 39B जो है आपका, ये सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों के समान वितरण का प्रावधान करता है। वहीं अनुच्छेद 39C धन एवं उत्पादन साधनों के संकेंद्रण को रोकने से संबंधित उपबंध करता है। और इस प्रकार ये दोनों निर्देशक सिद्धांत जो हैं, ये अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, इन दोनों के ऊपर इनको वरीयता दी गई है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का डी वाला, यानी अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C, ये 14 और 19 जो आपके मौलिक अधिकार हैं, इनके ऊपर इन दोनों को वरीयता प्रदान की गई है। ये एक वाद का विषय भी रहा है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिकाएं गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर केस चले हैं। इसको लेकर सबसे पहला जो विवाद हुआ था वो गोलकनाथ विवाद के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक मिनर्वा मिल्स नाम का एक केस है, वो भी इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में चला है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट या अपनी जो कह सकते हैं व्याख्या की है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 14 का डी वाला। 15वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत प्रदत्त नीति के निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर पूछा गया है उपयुक्त निर्देशक तत्वों में से कौन से गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं? पहला है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना, काम पाने का तथा बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता के मामले में लोक सहायता का अधिकार सुनिश्चित करना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन देना। अगला है सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को प्रोत्साहन देना। गांधीवादी सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं और ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया है, जिनमें पहला जो है वो आर्टिकल 40 में है। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्वशासन की इकाइयों के रूप में मान्यता प्रदान करने से है। ये आपका गांधीवादी विचारधारा के अनुरूप है। इसके अलावा अगला जो है वो 43 में है, अनुच्छेद 43 में है और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना ये भी शामिल है। ये भी आपका गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। सेकंड वाला गलत है। देखिए सेकंड वाला जो है ये समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। ये समाजवादी विचारधारा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है, ना कि गांधीवादी से संबंधित। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत है, यानी आपका अनुच्छेद 41 यानी आर्टिकल 41 काम पाने का, शिक्षा प्राप्त करने का और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी
और निष्पक्षता की दिशाओं में लोक सहायता प्राप्त करने के अधिकार को सुनिश्चित करता है। ये आपका समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है, ना कि गांधीवादी से। तीसरा वाला यहाँ बिल्कुल सही है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और इन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा देना, ये भी एक गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित डीपीएसपी है। ये आपके संविधान के अनुच्छेद 46 में वर्णित है। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को प्रोत्साहन देना, ये भी गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है और ये आर्टिकल 43B में वर्णित है। 43 का सब उप आर्टिकल बी है, उसमें ये वर्णित है, जिसमें सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना शामिल है। तो यहाँ पर आपका चौथा वाला कथन भी सही है। यहाँ पर आपका केवल सेकंड वाला कथन गलत है, तो आपका सही आंसर होगा केवल 1, 3 और 4। तो 15 में का सही आंसर है सी वाला, केवल 1, 3 और 4। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, इस सीरीज में इसी तरह से रैंडमली आपको वीडियो मिलेंगे, रैंडमली आपको प्रश्न मिलेंगे। यानी आपके सामने पहले से बताया नहीं जाएगा कि इस चैप्टर से पर्टिकुलर इस बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको सब कुछ रैंडमली होगा, क्योंकि टेस्ट का मतलब ही यही होता है। टेस्ट का मतलब ये होता है आपने जो कुछ पढ़ लिया है कहीं से भी उठाकर आपके सामने लाकर रखा जाए, ताकि आपको भी तो पता चल सके कि आपने जो पढ़ा है उसमें से कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ ये सीरीज लाई गई है। इसमें कोई प्रॉपर वे में हम नहीं चलेंगे कि हम आपको पहले से बता दें कि आज हम ये 2 चैप्टरों से क्वेश्चन बना कर देंगे या अगले 2 से देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे। आज अगर आपको पॉलिटी के मिल रहे हैं तो हो सकता है कल ज्योग्राफी के या फिर हिस्ट्री को भी देखने को मिले। हालांकि बाद बाकी जो हमारी सीरीज है वो सब प्रॉपर वे में चलेंगी, लेकिन ये सीरीज रैंडमली ही चलेगी। यानी ये सीरीज प्रॉपर वे में नहीं चलेगी। ये सीरीज ऐसे नहीं चलेगी कि केवल पॉलिटी के लेक्चर ही आ रहे हैं, हिस्ट्री के नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर हिस्ट्री, करंट, जो भी प्रीलिम्स से रिलेटेड जितना कंटेंट है, जितना भी प्रीलिम्स में कंटेंट शामिल है, उन सब के लेक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, उन सबसे संबंधित टेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। मेरा मानना यही है कि आप इस वीडियो को अपने जितने भी साथी जन हैं उन सबके साथ साझा करें और उनसे भी कहें कि आपने कितना पढ़ा है, वो नॉलेज यहाँ पे टेस्ट कीजिए। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। तो चलिए आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।